आज हम लोग जनतंत्र संवाद की परिचर्चा की जो कंटिन्यूअस का श्रृंखला जो चल रही है उसमें यहाँ उपस्थित हैं और आज हमारे सामने वक्ता के रूप में श्रवण गर्ग जी हैं। श्रवण गर्ग जी 74 आंदोलन में शामिल रहे हैं। उनके उसका लेखन भी, उसका दस्तावेज का भी काम करते रहे हैं और उसके बाद लगातार लेखन के क्षेत्र में रहे हैं, लगातार लिखते रहे हैं और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखते रहे हैं। स्थापित और प्रतिबद्ध, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध स्तंभकार के रूप में है। आज का विषय है जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जो प्रश्न रहा है वो हमेशा से चर्चा में रहा है, कुछ न कुछ विवाद आता रहा है। नया ताजा विवाद राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने का, उसमें जो घोटाला की चर्चा आ रही है, कथित घोटाला कहें वास्तविक घोटाला कहें, लेकिन उसकी चर्चा हो रही है। मुख्य रूप से इसको जिस तरीके से उठाया गया है उसके पीछे राजनीतिक चीजें हैं और इसका राजनीतिक प्रभाव, चूंकि हाल में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, तो राजनीतिक प्रभाव कुछ न कुछ होगा, ये संभावित है। ये राजनीतिक प्रभाव किस तरह से होगा, किस पक्ष में होगा, ये भी बहुत आसानी से नहीं कहा जा सकता। इसके लिए गंभीर पड़ताल की जरूरत है और वही गंभीर पड़ताल श्रवण गर्ग जी आज करेंगे। राम मंदिर का जो विवाद अभी जमीन की घोटाले के संदर्भ में हुआ है, उसके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, इस पर अपनी बात करें। ये जो विषय मुझे बताया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा विषय है, काफी सामयिक भी है और इस समय काफी विवाद में भी है कि राम जन्मभूमि घोटाले का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। अब देखिए, हम राजनीतिक प्रभाव को इस लिहाज से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं अगले साल, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब जब हम राजनीतिक प्रभाव की बात करते हैं तो दो तरीके से करते हैं कि देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और तात्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रतिबद्ध मतदाता है भारतीय जनता पार्टी का या हिंदुत्व का या संघ का जो कार्यकर्ता है, संघ भारतीय जनता पार्टी के अगर आप मेंबरशिप ही देखें देश में, तो जो उनकी वेबसाइट पर वो बताते हैं 18 करोड़ लोग हैं, तो इन लोगों पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब ये एक जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कंडीशन, जो ब्रेन वॉश्ड या बहुत ही कमिटेड जो लोग होते हैं, उनको इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रचारित भी किया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो दुष्प्रचार है राम के विरोधियों का या जो मंदिर के विरोधी हैं उनका, ये दुष्प्रचार है। तो ये एक लोगों के दिमाग में बिठाया भी जा रहा है कि ये, और अभी कल जो बैठक हुई बंबई में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की, उसमें सभी लोग थे, तो उसमें स्ट्रेटेजी यही बनी कि इसको कैसे काउंटर करना है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ कैसे मानहानि वगैरह के मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, FIR की जा सकती है। तो मैंने एक तो ये बताया कि इसका प्रभाव कमिटेड लोगों पर या प्रतिबद्ध जो वोटर्स हैं उन पर तो नहीं पड़ेगा, जो हिंदुत्व के पूरी तरह से समर्पित हैं उन पर नहीं पड़ेगा। पर निश्चित रूप से वो जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है या फ्लोटिंग वोट्स हैं, उनकी आस्थाओं को जरूर इसमें चोट पहुंची है कि अरे हमने पैसा दिया और ये क्या हो रहा है। तो वो एक मुद्दा रहेगा, पर उसका कितना असर राजनीति पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई इतना डेंट उसका इसमें हुआ है। हुआ ये है कि इस दौरान जब से ये घोटाले का मामला आया है,
इसका भी घोटाला जिसको आप कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, अनियमितता कह रहे हैं, या अभी तो ये भी सामने आ रहा है कि कुछ नजूल की जमीन को भी बेच दिया गया, जो वहां के आरोप है, ये मेयर के भांजे के द्वारा नजूल की जमीन को बेच दिया अयोध्या के। तो सच्चाई कितनी है ये तो जांच में पता चलेगा। तो अयोध्या में जमीन की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी और जमीन कम होती जाएंगी, वैसे वैसे इस तरह की चीजें भी होती जाएंगी और बढ़ेंगी। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट की भूमिका इसमें क्या है, उसको लेकर अभी चुनाव के पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए। क्योंकि जो बात है चंपत राय को हटा दिया जाए या ट्रस्ट में चेंज किए जाए, तो चुनाव के पहले इस तरह की कोई भी बात करने से ये होगा कि हम मंजूर कर रहे हैं कि हाँ ये सब हुआ है। तो चुनाव के पहले तो इस तरह की कोई बात होगी नहीं, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले। दूसरा ये है कि ये जो जमीन के खरीद फरोख्त की अनियमितता का जो मामला सामने आया है, वो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, ये जो तमाम लोग इनके साथ जो जुड़े रहे हैं ट्रस्ट के कामों के साथ या मंदिर निर्माण के आंदोलन के साथ, तो ये अंदर से ही आया है। मतलब कहीं इसके कागज या दस्तावेज या सारी की सारी चीजें जो आई हैं बाहर, तो ये इससे एक संदेश निश्चित रूप से ये जाता है कि ट्रस्ट के गठन को लेकर या ट्रस्ट में जो चल रहा है वो सब ठीक नहीं चल रहा है। आपस में संबंध कोई बहुत इस तरह के नहीं है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉर्डियल नहीं है। नहीं तो ये चीजें बाहर आती नहीं। मतलब इस तरह से एक के बाद एक जो चीजें बाहर आ रही हैं, तो कहा जाता है कि ये वो एक जो इसमें नाराज तबका है, जो जिसको ट्रस्ट में जगह नहीं मिली या जो ट्रस्ट की गतिविधियों से असंतुष्ट है। मंदिर का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोई एक बड़ा अस्त्र नहीं हो सकता। इस माने में इसको जरूर फर्क पड़ेगा इसका राजनीति पर। दूसरा फर्क ये पड़ेगा राजनीति पर कि जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, वो इसको जरूर चुनाव के दौरान उठा सकता है और एक मुद्दा बना सकता है कि ये जो कागज पेश किए गए खरीद फरोख्त के कि एक ही दिन 18 मार्च को 5 मिनट के अंतर पर या 10 मिनट के अंतर पर ये सारी खरीद फरोख्त हो गई, 2 करोड़ में खरीदी, 18 करोड़ में बेच दी, मूल कीमत 25 करोड़ थी। तमाम चीजें जो कही जा रही हैं, उसको लेकर विपक्ष चुनाव के दौरान जरूर, क्योंकि ये जो मामला उठाया वो भी समाजवादी पार्टी के एक अयोध्या के नेता ने उठाया और संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने मिलकर उठाया। और समाजवादी पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकता है मिलकर चुनाव लड़ें, वोटों का बंटवारा नहीं हो, तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो। तो राजनीतिक इसका प्रभाव तो इस घोटाले के या अनियमितता के या आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, उसके प्रकाश में आने के साथ ही इसका राजनीतिकरण और राजनीति पर प्रभाव तो प्रारंभ हो गया था। तो वो एक बात अलग है कि इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दूसरा मुद्दा इसमें इसके साथ राजनीति पर जो प्रभाव की बात है वो ये है कि अगर ये राम जन्मभूमि एक इतना स्ट्रांग पॉइंट होता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या हिंदुत्व के पक्ष में, तो उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इतनी ज्यादा उथल पुथल नहीं होती जो हाल के दिनों में हम देख रहे हैं। अब जैसे अभी जो चर्चाएं हैं कि
वहाँ संघ का एक हेडक्वार्टर जैसा ही बन गया है और संघ के बड़े पदाधिकारी वहाँ स्वयं पदस्थ होकर कार्य को देखने वाले हैं, जिसमें हसबोले साहब भी हैं। और कई चीजें जो हुई है, जैसे प्रधानमंत्री के जो गुजरात में पूर्व ब्यूरोक्रेट सहयोगी रहे शर्मा जी, उनको पहले तो उत्तर प्रदेश भेजा गया, फिर विधान परिषद में उनको भेजने की तैयारी की गई और अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया गया। अभी केशव प्रसाद मौर्य के घर पे भी गए योगी साहब। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस को अपने साथ लेने की जो बात है, और फिर केशव प्रसाद मौर्य ने और स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोनों ने ये कहा कि भाई जो मुख्यमंत्री है वो तो केंद्र के द्वारा तय होगा, तो क्या योगी के को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं। ये सब चीजें बताती है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा था या हिंदुत्व का जो चेहरा योगी को बना के रखा था, या राम जन्मभूमि को जो बहुत एक का जो पूरे मामले का जो ग्लोरिफिकेशन किया गया, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। तो ये एक, और ये सारी स्थितियां कभी आप हम हाल की राजनीति पर नजर डालें, पिछले कुछ समय की, पिछले कम से कम 2 महीने की राजनीति पर नजर डालें, तो ये सारा का सारा मामला जो हुआ है 5 राज्यों के चुनावों के परिणामों के बाद आया है, खासकर बंगाल के चुनाव के परिणामों के बाद, कि वहां पर जो मंदिर का मामला या राम जन्मभूमि का मामला या हिंदुत्व का मामला चल नहीं पाया। और वहां बहुत प्रधानमंत्री की छवि को बहुत क्षति पहुंची है कि वहां भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही थी कि 200 से ज्यादा सीटें मिलेगी, वो तो सरकार भी नहीं बना पाई, और बीजेपी में जो लोग आए थे तृणमूल छोड़ के, वो सब वापस जा रहे हैं, तृणमूल में वापस जा रहे हैं। तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो बड़ी चुनौती है, वो चुनौती है कि जो 403 में से 312 सीटें पिछले चुनावों में मिली थी और सरकार बनाई थी, और जिस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में चली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और का मामला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अभी। इतना महत्वपूर्ण कभी हुआ नहीं बंगाल के चुनाव के बाद और 5 राज्यों के, कि अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकल जाता है भारतीय जनता पार्टी के, या भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, तो उसका सबसे ज्यादा असर जो है लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों के परिणाम जो हैं वो देश की राजनीति को और पूरे के पूरे संघीय ढांचे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री कितने कमजोर होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं, ये थोड़ा सा एक इशू है। जो अगर हम मंदिर राम जन्मभूमि के जो घोटाले के जमीन अनियमितता का जो राजनीतिक प्रभाव अगर ढूंढ रहे हैं, तो मैं उसको एक सिर्फ राम जन्मभूमि के जमीन के साथ नहीं कह रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी जमीन ही खसक रही है, और पूरे हिंदुत्व की जमीन वहां पर उत्तर प्रदेश में प्रभावित हो रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में प्रभावित हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि उसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, देश पर भी काफी पड़ेगा। और हम मान के चल सकते हैं कि अभी जो देश की जो राजनीति है वो एक बहुत ही अलग फेज में प्रवेश कर गई है। बहुत सारे लोग जो आम नागरिक हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना के शॉक में हैं अभी बहुत सारे। पहली और दूसरी लहर का जो धक्का है उससे समझ नहीं पाए हैं। तीसरी लहर
का खतरा बार बार बताकर उनको चिंतित किया जा रहा है। तो लोग अभी अपने खुद के रोजगार में, अपनी तकलीफों में और अपने खुद के निजी जीवन में इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं, इतनी ज्यादा उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं कि वो अभी इस मामले पर सोच नहीं पा रहे हैं कि देश की राजनीति में परिवर्तन क्या हो रहे हैं। और वो एक सामान्य समय होता कभी तो उसमें अगर इस तरह का कोई प्रकरण सामने आता जमीन को लेकर, तो लोगों को लगता और आहत होते कि भाई इतने करोड़ लोगों ने घर घर से चंदा दिया गया, एक एक आदमी से लिया गया, घरों से ईंटें पहुंचाई गई, लोगों ने ईंट दी मंदिर निर्माण के लिए। ये बड़ा एक इशू बनने वाला है चल के आगे, क्योंकि इतना पैसा ज्यादा इकट्ठा हो गया है चंदे का, हजारों करोड़ में, 2-3 हजार करोड़, 3,000 करोड़ बताते, और उसमें खर्चा जो मंदिर निर्माण में आना है, मान लीजिए कि 1300 करोड़ 1400 करोड़ आना है। तो ये जमीन का मामला नहीं है, ये मामला ये है कि लोगों की श्रद्धा, लोगों ने मन से जो अपने पैसे दिए हैं, राशि दी है चंदे की, उसके उपयोग का भी फिर कल मामला आएगा कि वो किस काम में खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। तो इसने ये पूरे जमीन के मामले में अगर सफाई नहीं होती है, लोगों की संतुष्टि नहीं होती है और स्पष्ट नहीं किया जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया जाता है। जैसे वो जमीन जिसने बेची, जिनका नाम आया, जिस परिवार का नाम आया, उसकी उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं चलती है। जिसने खरीदी वो, उसकी उपस्थिति को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कहाँ हैं। फिर जो मेयर साहब हैं उनकी भूमिका, फिर ये तमाम लोग जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं उनकी भूमिका, इस सब के कारण क्या हो रहा है कि एक सरकार की छवि और केंद्र सरकार की छवि, क्योंकि ये मंदिर निर्माण का काम जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, और जो ट्रस्ट बना है वो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणा के बाद बना है। तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो गई हैं, और ये निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले लंबे समय तक ये, अभी तो चुनाव में टाइम है वहाँ उत्तर प्रदेश में, तब तक तो ये चीजें बढ़ेंगी, बढ़ती जाएंगी। 6-7 महीने, जो अभी 8 महीने हैं चुनाव को, फिर परिणाम आना, फिर सरकारें बनना, तो ये एक लंबे समय तक ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति को और देश की राजनीति को प्रभावित करता रहेगा। और उसमें किस तरह से ये लोग, तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो कैसे निर्दोष साबित होकर निकलते हैं, क्योंकि निर्दोष होना ही काफी नहीं है, वो उसको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ेगी। मतलब ये जो मामला राम का है, तो उसमें अग्नि परीक्षा, सीता जी बहुत पवित्र थी पर उनसे भी अग्नि परीक्षा मांगी गई। तो ये जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, उनको एक अग्नि परीक्षा से तो जूझना पड़ेगा, चाहे वो निर्दोष हो और उन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया हो, पर जनता के सामने जो एक अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा बनता है वो तो कायम रहेगा। अब अगर आपको किसी को कोई सवाल आप करना चाहें तो मेहरबानी करके आप कर सकते हैं। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ राम शरण जी बोलिए। कि आरएसएस अपनी बहुत ऐसी छवि प्रचारित करता है कि वो बहुत त्यागी है, बहुत ईमानदार है, तो ये राम जन्मभूमि घोटाले से क्या आरएसएस की छवि पर भी असर पड़ेगा क्या?
देखिए वो तो आरएसएस का, जी, आरएसएस का कोई सीधा संबंध नहीं है राम जन्मभूमि से, और संबंध है भी क्योंकि मोहन भागवत जी उस समय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हुए थे जब उसका शिलान्यास का काम हो रहा था। पर आरएसएस की जो छवि है वो पैसे को लेकर तो बहुत ही स्पष्ट है, कोई किसी प्रकार के कलंक की कोई बात नहीं है आरएसएस की छवि पर, और आरएसएस इस तरह के कामों में होता भी नहीं है। आरएसएस का काम बहुत ही अलग किस्म का काम है, और जो मुख्यतः जो आरएसएस की छवि है वो जो उन्होंने काम किया है लोगों की सेवा के क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में, धर्मांतरण को रोकने के क्षेत्र में, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए, तो वो तो अपनी छवि कायम है, वो देश और दुनिया में कायम है। देखिए आरएसएस को जो तत्कालीन राजनीति है और राजनीति का जो तंत्र है उससे अलग हटके हमको देखना इसलिए पड़ेगा कि जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की वो आरएसएस के बिना चल नहीं सकती, क्योंकि जो समर्पित कार्यकर्ताओं की जो फौज है, शक्ति है, वो आरएसएस के पास है। तो मंदिर के जमीन के मामले में आरएसएस का कोई संबंध वैसे नहीं है, पर जो लोग इन्वॉल्व हैं और इसके पूरे ट्रस्ट के मामले में जो मेयर साहब हैं वहाँ के या और लोग हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो हम व्यक्ति को संस्था नहीं मान सकते कि भाई इसमें अगर कोई व्यक्ति ने, आरएसएस से जुड़े व्यक्ति ने का इसमें कोई राम जन्मभूमि जमीन मामले में हस्तक्षेप रहा है या इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो हम ये नहीं मान सकते कि आरएसएस की संस्था का रहा है। तो ये व्यक्ति होता है कई बार, कोई एक संगठन का व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर दे तो उससे संगठन की छवि तो प्रभावित होती है, पर संगठन उसके लिए जिम्मेदार हो ऐसा मैं मानता नहीं। नहीं, जैसा आपने कहा कि 3,000 करोड़ जमा हुआ और 1,500 से भी करोड़ से भी कम खर्च होने वाला है, तो बाकी 1,500 करोड़ को इस तरह से एक संघ के फंड में शिफ्ट करने का तरीका तो नहीं है ये? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। 3,000 करोड़ भी मैं एक जो सुना है, देखा है, पढ़ा है, बातचीत में आया उसका कह रहा हूँ, और 1,300 करोड़ खर्च होगा ये भी जो बातचीत में अनुमानों में आया है। कोई ऑथेंटिक तो फिगर्स मेरे पास है नहीं जो उनके ट्रस्ट के चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होंगे, पर यह निश्चित है कि जितनी राशि चाहिए मंदिर निर्माण के लिए उससे कहीं ज्यादा, 2 गुनी से ज्यादा राशि एकत्र हुई है। तो उसका उपयोग निश्चित रूप से कोई इस काम में तो लगेगा नहीं कि वो संघ को दे दें या बीजेपी को दे दें, या देना भी नहीं चाहिए। तो मंदिर का आप पाएंगे कि आने वाले वर्षों में केवल जो राम जन्मभूमि मंदिर ही नहीं है, पूरा अयोध्या हो सकता है कि एक बड़ा राम जन्मभूमि का प्रक्षेत्र बन जाए। वहां के जिस तरह से जमीनें खरीदी जा रही हैं उसके लिए हो सकता है कुछ इस तरह की योजनाएं भी हों जो अभी कागज पर नहीं है। तो इसलिए मैं इसको, इस घोटाले को मैं का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहता संस्थाओं की निष्ठा से। मैं व्यक्तियों की निष्ठा को संस्थाओं की निष्ठा के साथ नहीं जोड़ना चाहता। एक बात और पूछना चाहूंगा, ये जो अभी कश्मीर से जो उनके नेताओं से जो बातचीत शुरू की गई, ये बदला हुआ रुख लग रहा है। ये क्या लगता है कि बीजेपी कमजोरी महसूस कर रही है इसलिए ऐसा किया जा रहा है? नहीं, देखिए बीजेपी कमजोरी तो नहीं महसूस कर रही है। एक इस समय पूरी की पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बदली हुई है, और ये ज्यादा बदली है अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, जहां से अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका और नाटो की सेनाओं की वापसी हो रही है स्वदेश, और वो पूरा का पूरा इलाका वापस अफगानिस्तान सरकार तो रहेगी, पर तालिबान का जो वहां हस्तक्षेप है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अभी हम लोगों की भारत सरकार के प्रतिनिधियों की दोहा में तालिबान के लोगों से भी बातचीत हुई। तो अफगानिस्तान में हमारा जो हस्तक्षेप है बहुत जरूरी हो गया है अमेरिका के विड्रॉल के बाद, क्योंकि हम पूरे उस क्षेत्र को कुछ ऐसे तत्वों के हवाले नहीं कर सकते जिनसे कि भारत को भी
आगे चलकर खतरा हो सकता है। तो पाकिस्तान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है अफगानिस्तान में। और पिछले 2 सालों में अभी हम पाकिस्तान के साथ हमारा सीज फायर भी चल रहा है। पाकिस्तान हाई कमीशन और इंडियन हाई कमीशन के कर्मचारियों को लेकर जो वीजा को लेकर विवाद चल रहा था वो भी काफी ठीक हो गया है अभी। तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस काफी ठीक हो रहे हैं। तो कश्मीर के साथ रिलेशंस ठीक करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि 2 साल में पिछले अगस्त 22 महीनों में, जब से अगस्त में 2019 के अगस्त में वहाँ स्पेशल जो प्रोविजन था, स्टेटस था, धारा 370, वो सब हटाया गया। 2 साल में कुछ हुआ नहीं कश्मीर में, वहाँ सिचुएशन और खराब हो गई, काफी पहले से और बदतर हो गई। तो जब से नए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गए हैं, काफी चीजें वहाँ बेहतर हुई हैं और ये बातचीत का जो डायलॉग का जो मामला है ये बना है। तो इसका निश्चित रूप से पूरे देश पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत है, अमेरिका का, नए प्रेसिडेंट का, यूरोपियन यूनियन का, खाड़ी के देशों का, कि भाई ये मुसलमानों को लेकर, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो भारत लगातार चर्चा में बना रहता है, तो वो चीज खत्म होना चाहिए। तो ये पहल जो है ये भी एक बड़ी चीज है जो हिंदुत्व के एजेंडे और संघ की विचारधारा के खिलाफ जाती है, कि जिन लोगों को आप गुपकार ग्रुप को गुपकार गैंग कहते थे और जिन नेताओं को कश्मीर के आप पाकिस्तानी कहते थे, उनको आप इज्जत के साथ बुला के बात कर रहे हैं, जिनको आप नजरबंद किया आपने इतने महीनों तक, जहां आपने इंटरनेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया, बंद कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूं केंद्र सरकार की नीति में, और प्रधानमंत्री की पहल को मैं अभी तो खैर मैं कोई बहुत इरादे क्या वो नहीं कह सकता, पर मैं इसको सकारात्मक दृष्टि से यूं देखता हूं कि सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने को लेकर काफी उत्सुक है, और वो निश्चित रूप से ये मानकर चल रही है कि वहाँ जो ये जो लोग हैं जिनको बातचीत के लिए बुलाया, इनकी मदद के बिना भारतीय जनता पार्टी अपनी कोशिश कर चुकी है, अपने लोगों को प्लांट कर चुकी है वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में, पर सफलता नहीं मिली। तो एक रियलिटी को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है, कश्मीर की रियलिटी को। तो वो एक देश के लिए बहुत अच्छी बात है, कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी बात है, और हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन संबंध अगर अच्छे होते हैं तो वो भी देश के लिए अच्छी बात है। इससे भारत की विदेश नीति को भी काफी मजबूती मिलेगी, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम अपने लोगों को, दोस्तों को खोते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब से चीन के नजदीक आया है तब से, और चीन का हस्तक्षेप पाकिस्तान में जब से बढ़ा है, तब से पाकिस्तान वो नहीं रहा कि वो अकेला है और आप उसको किसी भी तरह से डरा धमका सकते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन आया है हाल के महीनों में, वर्षों में, ये तमाम चीजें, उसको आप मान सकते हैं कि ये जो कश्मीर के लोगों से जो बातचीत की गई है, ये बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि जबरदस्त पहल है। हिम्मत दिखाई है, रिस्क ले रहे हैं प्रधानमंत्री, कि इस लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को आप आतंकवादी मानते थे, गैंग मानते थे, उनसे बात कर रहे हैं। तो मतलब आप उनको वैधानिकता आपने प्रदान कर दी है, एक लेजिटिमेसी उनको दे दी है कि भाई नहीं, हमने जो पहले कहा आपसे वो हम उसको वापस ले रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये काफी अच्छी चीज है, जो प्रधानमंत्री की छवि को और आगे ले जाएगी, और उसमें काफी फर्क पड़ेगा। और कोई साथी का सवाल राम मंदिर पर ही और कोई साथी सवाल करना चाहते हैं? हाँ, मेरा हेमंत जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ श्रवण जी से मेरा ये है कि
जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो संघ के लोगों ने बड़े पैमाने पे चंदा वसूली की है। यह हमारे सभी जगह की सच्चाई है, यूपी के भी होगी और हमारे यहाँ झारखंड में भी है और अलग अलग इलाकों में है। तो संघ के लोगों को, ट्रस्ट के लोगों को तो लोग जानते नहीं है, लोग तो जानते हैं संघ को ही, क्योंकि चंदा वसूलने में उनके लोगों का योगदान रहा है। तो संघ के ऊपर, संघ के चरित्र पर या संघ के विचारधारा के ऊपर या जिस जो परिस्थिति बनी है उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, संघ के लोगों पर प्रभाव तो पड़ेगा, वो लोग कहेंगे तो सही, पर लोग केवल एक घटना से संघ के लोगों का चरित्र के बारे में जजमेंट नहीं करते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि एक ब्रांडिंग हो जाएगी कि संघ के सब लोग इस तरह के हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, पर ये जो चंदा इकट्ठा हुआ है केवल संघ के लोगों ने नहीं किया है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इनके जो और भी संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद है या तमाम जो और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लोगों ने भी किया है। कुछ शिकायतें ऐसी भी आई कि डराया धमकाया गया, कुछ वायलेंस भी हुआ कई जगह मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा, खबरें सुनी होगी। ये छुटपुट चीजें, ये तमाम चीजें तो देखिए होती है। कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा कि मदद के नाम पर किस तरह से लोगों को लूटा गया और क्या हुआ। मैं ये जो बड़ा पॉइंट है इसमें कि संघ की जो इतने 100 सालों की जो छवि है, वो एक छोटे से चंदे के कारण दाव पर नहीं लगाई जा सकती। संघ काफी बड़ा, मैं हालांकि संघ की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ और बहुत खिलाफ हूँ, मैं उसको कोई बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूँ। मैं केवल ये जो मुद्दा है चंदे का और राम जन्मभूमि का, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि संघ का कोई इसमें भूमिका या उनका कोई रोल या उनका कोई उन्होंने कोई केंद्रीय स्तर पर इस तरह के पैसे की गबन की कोई बात की हो, तो मैं ऐसा उसको नहीं मानता। जोगिंदर जी कुछ करना चाहते हैं लगता है। जोगिंदर जी बोलिए। हो सकता है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन जब जब चुनाव की बात आती है, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, तो संघ के लोग और संघ के बड़े पदाधिकारी बीजेपी के साथ बैठ करके प्रोग्राम बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि कैसे जीता जाएगा, कैसे हारा जाए। एक तरफ तो ये दावा होता है कि सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हर बार इसको देखा जा रहा है कि राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप है। तो क्या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या जनता या लोग ये इसको देख नहीं पाएगा कि संघ जो है लगातार राजनीति कर रहा है? नहीं, ये देखिए, संघ के बारे में योगेंद्र जी, संघ को लेकर हम निश्चित रूप से मान के चल सकते हैं कि संघ के लोग, आप अगर देखें, मैं तो बिहार आंदोलन में रहा हूँ 74 में, और पटना में ही रहता था मैं, और जयप्रकाश जी के साथ रहता था, कदम कुआं में रहता था। और बिहार आंदोलन पर जो एकमात्र किताब उस समय लिखी गई थी, मैंने ही लिखी, बिहार आंदोलन एक सियावलोकन, उसमें जो भागीदारी थी उस समय संघ के लोगों की सबसे ज्यादा थी। तो ऐसा नहीं है संघ के लोग राजनीति में से बाहर हैं, अछूत हैं, बिल्कुल नहीं है। ये राजनीति में वो कोई पद स्वीकार नहीं करते हैं, ये भी सही है। और संघ अपने लोगों को बीजेपी में डेपुटेशन पर भेजता है, ये भी सही है। और संघ का काम ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हों वो इस तरह की हों जो नीतियां जनसंघ की रही है या संघ की रही है या हिंदुत्व की रही है, हिंदू राष्ट्रवाद की रही है, स्वदेशी की रही है, तमाम चीजें जो वो रही है, तो वो एक संघ का जो कंट्रोल है वो निश्चित रूप से है और स्पष्ट है, उसमें कोई दुराव छुपाव नहीं है। राम माधव संघ के बड़े कार्यकर्ता हैं, उनकी जम्मू कश्मीर में के पूरे मामले में जो भूमिका थी वो आपको सबको पता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट रोल में थे।
और संघ के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ जो तालमेल है वो अपनी जगह है, उसमें कोई छुपाता भी नहीं है उस चीज को कि ये लोग कोई पीछे बैठकर बात करते हो। एक जमाना था, मुझे याद है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी बहुत पावरफुल थी, देश के कई राज्यों में थी, तब ये इस तरह कंक्लूड करना पड़ेगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसका कंक्लूड करना पड़ेगा लगता है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आप खत्म कर दीजिए इसको, फिर हाँ, इस चर्चा को कभी आगे बढ़ाएंगे हम। हाँ ठीक। तो अब जो बातें आई, अब 1-2 मिनट की बात है, उसमें करते हैं कि जो बातें आई हैं उसके हिसाब से इतना तय है, जो कहा जा रहा है कि जो प्रतिबद्ध हिंदुत्व की वजह से या दूसरी वजह से जो प्रतिबद्ध है संघ के प्रति, भाजपा के प्रति, उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फ्लोटिंग मास है, जो भ्रम में, छल में या किसी हवा में जो चला जाता है, उनके साथ, भाजपा के साथ चला जाता है, वो उस पर असर पड़ने वाला है। और स्वाभाविक रूप से वो असर उस फ्लोटिंग मास पर संघ की छवि के बारे में भी असर पड़ने वाला है। एक सवाल यहाँ ये भी है, जो सीधे सीधे जिसका ऐसे ही छलों की वजह से, ऐसे ही गड़बड़ियों की वजह से राम मंदिर का मुद्दा धीरे धीरे पूरे देश में प्रभावहीन हो गया, और 5 राज्यों में जिस तरह से काम नहीं किया, जिस कारण से राम मंदिर के सहारे इस बार राम मंदिर मुद्दा नहीं रह पाएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। यानी हमने बनवा दिया, इस सफलता के हवाले से भी बातें उनके पक्ष में नहीं जाएंगी, इस घोटाले या और तरह के जो चीजें हैं उस वजह से, इतना लगता है। लेकिन ये सरलीकरण इस तरह से अनुमान लगा लेना कि संघ से लोग बिदक जाएंगे, जो लोग विरोध में है वो साफ साफ विरोध में, जो लोग साथ में हैं वो ऐसे करने से उनके दिमाग में शायद भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। संघ भ्रष्टाचारी है भी तो क्या है, हिंदुत्व का भी तो है, इस तरह से बातें भी चल सकती हैं।